नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल हेलो टीचर में। आज के वीडियो में हम जानने वाले शासकीय सेवकों के लिए अवकाश, इसके नियम, पात्रता एवं शर्तें। और ये जो अवकाश रहने वाले हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रहने वाले हैं। इसके बाद हम जो जानेंगे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश जानेंगे। तो फिलहाल जो वीडियो रहने वाला है वो राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए रहने वाला है। में जो अवकाश के कुछ नियम है, सामान्य नियम, वो पहले जान लेते हैं। तो इसमें जो पहला नियम है, सामान्यतः अवकाश की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। मतलब अवकाश जो लेना है वो आपका कोई अधिकार नहीं है, इसका अधिकार के रूप में आप यूज नहीं कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी लोक हितार्थ के रूप में अवकाश स्वीकृत कर सकता है। इसका जो पूरा अधिकार जो दिया है वो सक्षम प्राधिकारी को दिया है, वो लोकहित के रूप में आपका अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो अवकाश स्वीकार या समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसकी पूरी अथॉरिटी जो है सक्षम प्राधिकारी को दी है अवकाश स्वीकृत करने की और अस्वीकृत करने की। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी जोर जबरदस्ती अधिकारी के ऊपर नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार के रूप में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में भी परिवर्तित करने का पावर रखता है। ठीक है, इसके बाद है पदच्युत या निष्कासित किए जाने पर जमा अवकाश स्वतः समाप्त हो जाता है। पदच्युत करना मतलब आपसे पद से हटा देना, या निष्कासित करना, निष्कासित करने के बाद जो जमा अवकाश है वो ऑटोमेटिक आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद त्यागपत्र देने पर जमा अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु समाप्त नहीं होगा यदि किस परिस्थिति में समाप्त नहीं होगा, यदि पैतृक कार्यालय या राज्य शासन के अधीन अन्य पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया था। ठीक है, अगर आवेदन किया होगा उचित माध्यम से समाप्त नहीं होगा। अगर आपने आवेदन नहीं किया है उचित माध्यम से तो त्यागपत्र देने पर आपके जो अवकाश है वो सप्ताह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद निलंबन से बहाल होने पर पूर्व सेवा हेतु देय अवकाश की गणना की जाएगी। सामान्य नियम 2 है दोस्तों। इसमें शासकीय सेवकों को लगातार अधिकतम 5 वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के लिए केवल राज्यपाल सक्षम है। देखो, शासकीय सेवक लगातार अधिकतम जो है 5 साल के लिए छुट्टी पर रह सकता है, और इसके लिए जो मतलब जिसकी परमिशन लेना पड़ेगा आपको, अगर आप राज्य सरकार में कर्मचारी है तो आपको राज्यपाल की परमिशन लेना आवश्यक होता है। और इसे केंद्र के जो कर्मचारी रहेंगे तो केंद्र के कर्मचारी को जो रहता है वो राष्ट्रपति की परवानगी लेना आवश्यक रहता है। ठीक है, इसके बाद है अवकाश की अवधि में अन्य नौकरी या निजी व्यवसाय के लिए अनुमति। तो अवकाश की अवधि में अन्य नौकरी या निजी व्यवसाय के लिए अनुमति क्या क्या रूल है वो देख लेते हैं। तो भारत के अंदर जो अनुमति देने की अधिकार रखता है भारत के अंदर, वो नियुक्ति प्राधिकारी रखेगा राज्य सरकार सेवकों के मामले में, और भारत के बाहर राज्यपाल रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य आधार पर अवकाश के लिए 3 सप्ताह या 21 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद अवकाश अवधि के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक अवकाशों को गिनती में लिया जाएगा, परंतु प्रारंभ या अंत में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में गिनती नहीं की जाएंगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की मांग करने पर आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर द्वारा पंजीकृत फॉर्म 3 एवं अवकाश से लौटने पर उसी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर द्वारा पंजीकृत फॉर्म 4 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अगर आप अवकाश की मांग करते हैं तो आपको जो है प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर जो कि पंजीकृत फॉर्म 3 आपको देगा, वो अवकाश से लौटने से उसी डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी का फॉर्म आपको लगेगा। अभी जान लेते हैं विभिन्न प्रकार के अवकाश कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अवकाश कितने दिन के मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अवकाश होता है दोस्तों, आकस्मिक अवकाश, जिसको कैजुअल लीव अपन कहते हैं। ये 1 वर्ष में 13 स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को दिया जाता है। ये डिपार्टमेंट वाइज रहता है। और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, इनको ये अवकाश 10 दिन का दिया जाता है। महिला कर्मचारी को 1 दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है हरित तालिका तीज हेतु। तो हरित तालिका जो व्रत होता है उसके लिए 1 दिन का जो है विशेष अवकाश महिला कर्मचारी को दिया जाता है। ऐच्छिक अवकाश, जिसे ऑप्शनल लीव कहते हैं, राज्य शासन द्वारा घोषित दिवसों में से 1 वर्ष में
3 बार ये दिया जाता है। इसके बाद है अर्जित अवकाश, जिसे अर्न लीव कहते हैं। तो अर्जित अवकाश देखो, एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिया जाता है, मतलब एक साल में 30 अर्जित अवकाश अर्न लीव दिया जाता है। इसमें 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 15 दिन का और 1 जुलाई से आगे 15 दिन का, ऐसे 2 टप्पे में अवकाश दिया जाता है। इसमें बाद है अधिकतम जमा 240 दिन से अधिक नहीं रख सकते इसको, किसको, तो अर्न लीव को, ठीक है। प्रत्येक 6 महीने में अर्थात 1 जनवरी 1 जुलाई को ये 240 दिन 15 दिन का अवकाश आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद है नवनियुक्त कर्मचारी या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन प्रति माह की दर से अर्जित अवकाश जमा होता है। अधिकतम उपभोग सामान्यतः 120 दिन तक, यदि कुछ अंश भारत, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान के बाहर व्यतीत करने पर अधिकतम 180 दिन का यह अवकाश मिल सकता है, ठीक है। अधिकतम उपभोग। इसके बाद है अर्जित अवकाश की अवधि में देय वेतन। तो अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन की दर से आपको जो है अर्जित अवकाश की अवधि में देय वेतन मिलेगा। इसके बाद है सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु दिनांक को जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकेगा, ठीक है। सेवानिवृत्त होने पर या अथवा मृत्यु होने पर दिनांक को जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के अवकाश में पार्ट 2 में अर्ध वेतन अवकाश, जिसे हाफ पे लीव कहा जाता है, ये एक कैलेंडर वर्ष में 20 मिलता है। अधिकतम जमा कोई सीमित नहीं है, असीमित इसको जमा कर सकते हैं। ये अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भी लिया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश अवधि में वेतन मूल पूर्ण अवकाश वेतन का आधा तथा देय महंगाई भत्ता मिलता है। इसके बाद है लघुकृत अवकाश, जिसे कम्यूटेड लीव कहते हैं। अर्ध वेतन अवकाश लेखे से दुगुना विकलता के लिए दिया जाता है। इसके बाद है सामान्यतः चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह देय होता है। इसके बाद है पूर्ण सेवा काल में 180 दिन तक के अर्ध वेतन अवकाश को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के लघुकृत अवकाश में परिवर्तन, जबकि यह अवकाश अध्ययन अवकाश के लिए चाहा जा सकता है। प्रकार के अवकाश भाग 3 में देखिए। अदेय अवकाश लीव नॉट ड्यू। तो लीव नॉट ड्यू कब दिया जाता है? जब खाते में कोई अवकाश शेष न हो तब ये स्वीकृत किया जाता है। पूरे सेवा काल में 360 दिन, एक समय में 90 दिन तथा पूरे सेवा काल में 180 दिन तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ ये दिया जाएगा। इसके बाद है अदेय अवकाश की स्वीकृति वही तक के लिए सीमित जितना कि शासकीय सेवक अर्ध वेतन अवकाश भविष्य में अपने खाते में जमा कर ले, ठीक है। इसके बाद है अदेय अवकाश अवधि में वेतन पूर्ण अवकाश वेतन का आधा मिलेगा। इसके बाद है असाधारण अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो जब नियमानुसार किसी अन्य अवकाश की पात्रता न हो या शासकीय सेवक लिखित में मांग करे तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो दी जा सकती है। यह अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जा सकता है। इस हेतु कोई अवकाश वेतन देय नहीं होता है। मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में आपको किसी भी प्रकार का वेतन जो है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद है विशेष प्रकार के जो अवकाश रहेंगे उसमें प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव जो रहेगी वो महिला के लिए रहेगी। पात्रता इसकी रहेगी महिला शासकीय सेवक जिसके 2 से कम बच्चे जीवित हो। प्रसूति पर 180 दिन एवं गर्भपात पर 45 दिन का यह अवकाश मिलेगा। प्रसूति अवकाश अवधि में वेतन अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर मिलेगा, ठीक है। पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव जो मिलेगी पुरुष शासकीय सेवक को जिसके 2 से कम बच्चे जीवित है, अधिकतम 15 दिन तक एक बच्चे के लिए मिलेगा। प्रसव के 15 दिन पूर्व या प्रसव के दिनांक से 6 माह तक यह अवकाश लिया जा सकता है। संतान पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव, महिला शासकीय सेवकों को पूरे सेवा काल में 730 दिवस तक यह अवकाश मिलता है। एक कैलेंडर वर्ष में केवल 3 बार यह अवकाश लिया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु की 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के लिए अवकाश लिया जा सकता है। अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर यह अवकाश मिलेगा। इस हेतु पृथक अवकाश लेखा संधारित होगा। विशेष प्रकार के अवकाश भाग 3 दत्तक ग्रहण अवकाश अधिकतम 67 दिवस के लिए ये मिलेगा। पात्रता इसकी रहेगी महिला शासकीय सेवक जिसकी प्राकृतिक रूप से जन्मी केवल एक जीवंत संतान हो। इसके बाद दत्तक लिए गए बच्चे की आयु 1 वर्ष तक के होने पर ही अवकाश मिल सकता है। अधिकतम 2 बच्चे के दत्तक ग्रहण के करने तक भी अवकाश मिल सकता है। अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर मिलेगा, ठीक है। विशेष निर्योग्यता अवकाश स्पेशल डिसेबिलिटी लीव शासकीय कर्तव्य के निष्पादन में या उसके फलस्वरूप पहुंची या पहुंचाई गई चोट की स्थिति में यह अवकाश मिलेगा। अवकाश की अवधि जितना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया 24 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रथम 120 दिन के लिए अर्जित अवकाश वेतन के बराबर
तदुपरांत अर्ध वेतन अवकाश के बराबर वेतन दिया जाएगा। आकस्मिक रूप से लगी चोट के लिए भी यह अवकाश लिया जा सकता है। ठीक है, फिर स्टडी लीव अध्ययन अवकाश। पूरे सेवा काल में 24 माह, साधारणतः एक समय में 12 माह। जिन शासकीय सेवकों का सेवा काल 5 वर्ष पूर्ण नहीं या जो अवकाश समाप्ति तिथि के 3 वर्ष से सेवानिवृत्त होने वाले, उन्हें पात्रता नहीं मिलेगी। शर्त यह रहेगी भारत या भारत के बाहर उस प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए जो लोकहित की दृष्टि से शासन को लाभदायी हो या उसका संबंध शासकीय सेवक के कर्तव्य से हो, इस स्थिति में अवकाश मिलेगा। इस अवकाश अवधि में पूर्ण वेतन एवं महंगाई भत्ता अन्य भत्तों को छोड़कर दिया होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।